हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो क्लास में हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अक्षांश को और ऊंचाई को पढ़ लिया था और हम वायु दाब और पवनों को पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर वो जो मैं क्लास आपको पढ़ा रही थी, तो उसके अंदर मैंने जो नई एनसीईआरटी से पीडीएफ डाउनलोड कर रखी थी, तो उसमें कुछ खास नहीं दे रखा था, सिर्फ वायुदाब और धरातलीय पवनों के बारे में बता रखा था। और जो बाकी के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनके बारे में उसमें उस बुक के पीडीएफ के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ था, जो न्यू एनसीईआरटी है। इसलिए मैं उस वीडियो में आपको ये टॉपिक पूरा नहीं करा पाई थी। मैं खुद ही उस टाइम कंफ्यूज हो गई थी देख के कि पीडीएफ के अंदर तो वो मटेरियल है ही नहीं जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये पुरानी एनसीईआरटी से ये पीडीएफ डाउनलोड की है और बनाई है, तो अब मैं इसमें आपको अच्छे से पूरा ये टॉपिक समझा पाऊंगी। ठीक है ना। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा कि वायु दाब और जो हवाएं हैं, ये पवनें हैं, ये हमारे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, उस पर कैसे इफेक्ट डालती हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले कारकों में कैसे काम करती हैं। तो हम वायु दाब और धरातलीय पवनों को हम पढ़ चुके थे, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था यहाँ तक कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे भाई के नाम से हम कौन सी हवा को जानते हैं, कैसे आते हैं। यहाँ तक हम अपना टॉपिक क्लियर कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इस प्रदेश ऊपरी, मैंने आपको बताया था जैसे आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर का फिनोमेना समझाया था कि कैसे हवाएं जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती हैं, हवाएं चलती हैं। ठीक है ना। ये तो था धरातल पर, कहाँ, धरातल पर। अब ऐसा तो नहीं है, यहाँ से हवा और लो प्रेशर से हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती हैं, और जब वो ऊपर उठकर नीचे आती हैं हाई प्रेशर पर वापस बैठती हैं भाई। तो ये जो ऊपर हवाएं चलती हैं ना, इनको कहा गया है ऊपरी वायु परिसंचरण। क्या कहा गया, ये आपका ऊपरी वायु परिसंचरण, जिनको जेट धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जेट धाराएं। तो ये ऊपरी वायु परिसंचरण जो है, उसी को जेट धाराएं कहा गया है। और वो हमारे जो इंडिया की जलवायु है उस पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इस चीज को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, अब जो जेट धाराएं हैं, इनके बारे में आप समझिएगा ध्यान से। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ये उनकी कंडीशन बल्कि सिचुएशन बता दी है कि जेट धाराएं कहाँ से कहाँ चलती है। तो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों में जेट धाराएं चलती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंध। अब ध्यान रखिएगा इन बातों का कि इन्हें उपोष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 23 डिग्री कर्क और मकर दोनों से ही आउट हो गई, बाहर हो गई ना, 27 डिग्री पर हो गई, 27 से 30, तो ये उपोष्ण कटिबंध एरियाज के अंदर आ जाती हैं। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष, अब पॉइंट नोट कर लीजिएगा, देखिएगा कि भारत में ये जेट धाराएं कहाँ कैसे चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। हिमालय के दक्षिण में यानी कि इंडिया के अंदर, क्योंकि हिमालय के उत्तर में तो तिब्बत है, तो दक्षिण में इंडिया के अंदर प्रवाहित होती चलती हैं। अब इसी पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तक पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक बार मैं ये सब चीज़ें आपको, एक डायग्राम है मेरे पास, उस पर समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने कहा जेट धाराएं, अब ये तो आपकी है इक्वेटर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है। अब ये है जेट धाराएं, ये जो शो हो रही है ना, ये जेट धाराएं शो कर रखे हैं। ये जो नीले रंग में है, ये ठंडी है, पोलर जेट धाराएं। इनका हमारे इंडिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चलती हैं पोलर, जो आपके ध्रुव है ना, 90 डिग्री जो ध्रुवीय एरिया है, पोलर रीजन है, यहाँ पर ये जेट धाराएं चलती हैं। और हमारे यहाँ चलते हैं सब ट्रॉपिकल, जो नाम है सब ट्रॉपिकल, इंग्लिश में उपोष्ण कटिबंधीय को सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो जो इंडिया पर इफेक्ट डालती हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट धाराएं होती हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं ये। ठीक है ना। ये जो है, ये वाली जेट धाराएं, ये हमारे इंडिया पर इफेक्ट डालती हैं। तो आपको समझ आ गया कि ये ऊपर ऊंचाई पर चलती हैं। ये ध्यान रखिए, धरातलीय पवनें नहीं होती, ये कौन सी होती हैं, ये ऊपरी वायु परिसंचरण है। जो हवाएं ऊपर उठती है ना, जो हवाएं ऊपर उठ के घूमती है, ये अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं भाई। ठीक है ना। पूरी अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रही है। ये नीचे भी हैं, ये साउथ की हैं, ये साउथ में सब ट्रॉपिकल है। ठीक है ना। पर इंडिया पर जो इफेक्ट डालेगी, आज हम उनको पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो इंडिया पर इफेक्ट डालती हैं, ये नॉर्थ की सब ट्रॉपिकल जेट धाराएं होती हैं। ठीक है ना। यानी कि उपोषणीय जेट धाराएं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब मैंने आपको जेट धाराएं तो दिखा दिया, अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। अब पहले तो इन चीज़ों को देख लीजिए, इसके अंदर ये दी गई हैं इनको, कि जेट धारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर, ये ध्यान देखिए, जैसे हमने पढ़ा ऊपरी जेट धाराएं हैं, तो ये क्या है, 12,000 मीटर से अधिक। ठीक है ना। यानी कि 12 किलोमीटर
किलोमीटर में 12 हो जाएगा ना, 12 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर ये होती हैं। यानी कि जो हवाएं धरातलीय हवाएं होती हैं, जब वो हाई लो प्रेशर से ऊपर जाती हैं ना, जब लो प्रेशर से हवाएं ऊपर जाती हैं तो ये 12 किलोमीटर, ठीक है ना, 12 किलोमीटर के बाद जो ऊपर डाइवर्स हो जाती है, तो इन हवाओं को ही जेट धाराएं कहा गया है। और कौन सी हैं ये? इंडिया में कौन सी जेट धाराएं इफेक्ट डालती हैं? सब ट्रॉपिकल्स, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय। क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय कैसे, हमने जैसे पढ़ा था पीछे कि 23 डिग्री करक और 23 डिग्री मकर रेखा के बीच के एरिया को उष्ण कटिबंध है ना। जैसे ये हमारी अर्थ है, अब ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, तो ये करक रेखा है 23 डिग्री, और ये मकर रेखा है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री है भाई ये, ठीक है ना। मैं सिर्फ वैसे बोल रही हूँ। तो अब यहाँ लगा लीजिए, ये कह रहे हैं कि ये 27 से 30 डिग्री के बीच, तो ये इस एरिया में ये हवाएं प्रवाहित होती हैं, ये यहाँ इस एरिया में, तो इसलिए इन्हें सब ट्रॉपिकल, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आ जाती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय एरिया के अंदर आ जाती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहा जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इनकी स्पीड से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। तो ये 27 से 30 डिग्री, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जेट धाराओं के बारे में, ऊंचाई कितनी है? 1200 किलोमीटर, 1200 मीटर या 12 किलोमीटर। और इनकी गति का ध्यान रखिएगा। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पर ठीक है ना, गर्मियों में कितनी होती है इनकी गति? ये इंडिया के बारे में नहीं, ये जेट धाराएं हर मतलब कि जेट धाराओं की स्पीड बताई गई है ये तो, ठीक है ना। पर इंडिया में अभी हमने देखा था कि भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, गर्मियों में जेट धाराएं नहीं चलती भारत में। गर्मियों में ये जेट धाराएं, जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, ये हमारा हिमालय पर्वत है इंडिया में, तो इसके यहाँ जो तिब्बत वाला एरिया है ना, गर्मियों में ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है ये जेट धाराएं, और सर्दियों में ये इंडिया में इधर हिमालय पर्वत के इधर चलती हैं। तो हिमालय पर्वत के इधर चलती है, सर्दियों में ये जेट धाराएं यानी कि इंडिया में चलती है, उत्तर में, हिमालय पर्वत के उत्तर में। और गर्मियों में कहाँ चलती है? सॉरी, उत्तर में नहीं, दक्षिण है ये। सर्दियों में चलती है हिमालय पर्वत के दक्षिण में, यानी कि इंडिया के अंदर। और गर्मियों में ये जेट धाराएं चलती हैं हिमालय पर्वत के उत्तर में, यानी कि तिब्बत वाली साइड, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए भाई, आगे चलते हैं। अब इनकी स्पीड आपने देख ली, गर्मियों में तो 110 किलोमीटर होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी तरह भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो आपको जो डाटा दिया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत ही अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, ये सब चीज़ें। चलिए भाई, अभी देखिए, मध्याक्षांश और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं, हमने मध्याक्षांश मतलब जो भूमध्य रेखा पर चलती हैं या ऊपर चल रही, इन चीज़ों को ही हम पढ़ेंगे। हम उसी को पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया के जलवायु को प्रभावित करती है। तो हम सिर्फ उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा को पढ़ेंगे, जो उत्तर दिशा में चलती है, जो इंडिया को इफेक्ट डालती है उसको। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा, अब ये आती कहाँ से? पश्चिम की तरफ से आती है, भी ध्यान रखिएगा। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। विक्षोभ मतलब कि भाई बारिश होती है, चक्रवाती बारिश आती है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। गर्मियों में भाई ऐसा रीजन बनता है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति ऐसी बनती है कि उसकी वजह से जो जेट धाराएं हैं वो हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, वो गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। अब इस चीज़ को मैं आपको एक बार, जो हमारी बुक में मैप दिया गया, इसमें बताती समझाती हूँ। देखिए, ये देखिएगा। अब ये है अपना इंडिया। तो यहाँ से पहले तो आप ये देखिएगा, ये जैसे कि हिमालय पर्वत है, ये रेंज हिमालय पर्वत की रेंज है। अब ये जेट धारा आ रही है, तो ये जेट धारा सर्दियों के मौसम में तो आती है। एक मिनट दोबारा रुक करके बताती हूँ। ये जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब ये जो जेट धारा है ये यहाँ से आ रही है, तो ये कहाँ है? ये आपके हिमालय पर्वत के उत्तर में, यानी कि इंडिया के अंदर से चल रही है ना। कब चलती है? सर्दियों में, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो सर्दियों में बारिश होती है ना, अभी जो कौन से एरिया में, भारत के इस एरिया में, कौन से? उत्तर पश्चिमी एरिया में, ठीक है ना। ये जो एरिया है भारत का उत्तर पश्चिमी एरिया, ये जो रीजन दिया गया है, इस एरिया में यहाँ बारिश होती है, इस एरिया में। तो इस एरिया में बारिश क्यों होती है? इन्हीं हवाओं से होती है। और ये जेट धाराएं बारिश क्यों कराती है? क्योंकि ये जेट धाराएं हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। और जो ये जो पार्ट दिखा रखा है, ये जो सीज हैं, डेड भूमध्य सागर है, डेड सी है, ये इस तरह के जो ये सागर हैं, ये वाटर बॉडीज़ हैं। यहाँ से क्या होता है, हमेशा भाई जहाँ पानी है वो तो जलवाष्प बनते रहते हैं पानी के अंदर।
तो यहाँ जलवाष्प बनते रहेंगे और वो जलवाष्प जब ऊपर होते हैं तो ये जेट धाराएं जब आती है तो ये अपने साथ उनको अपने साथ ले आती हैं और इसी वजह से इस एरिया में बारिश होती है। समझ आ गया होगा। इसीलिए पश्चिमी विक्षोभ कहा गया, क्योंकि पश्चिम की तरफ से आ रही हैं और हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी एरियाज में, ठीक है ना, यहाँ राजस्थान और ये अपना एरिया में थोड़ा बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो उम्मीद करते हो आपको जेट धाराओं का इस जो टॉपिक था ये समझ आ गया होगा। और गर्मियों में ये जेट धाराएं क्या होती हैं, हिमालय पर्वत के इधर शिफ्ट हो जाती, फिर इधर चलने लगती, यहाँ नहीं चलती। गर्मियों में इधर शिफ्ट हो जाती हैं। गर्मियों में जेट धाराएं हिमालय पर्वत के उत्तर में और सर्दियों में जेट धाराएं हिमालय पर्वत के दक्षिण में चलती हैं। अब आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ देखिए, एक मिनट और, एक चीज़ और इसमें बताई गई थी। अब ये देखिए, ये गर्मियों का सीजन है तो अब जेट धारा यहाँ नहीं चल रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया कि एक जेट धारा आती है पूर्वी, जो आपकी बुक में दिया गया है कि ये जेट धारा ग्रीष्म ऋतु कि महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, देखिए यहाँ दिया गया था, एक मिनट यहाँ पढ़िएगा। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय साउथ का पार्ट है भारत का, उसके ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रभावित होती है। तो यहाँ देखिए इसमें अब ये तो 0 डिग्री है, 14 डिग्री से यानी कि यहाँ इसके आसपास। तो ये देखिए जो ये डॉट डॉट में दिखा रखे ना, ये जेट धारा है, ये जो डॉट डॉट में दिखा रखी, ये जेट धारा प्रभावित होती है 14 डिग्री। ये यहाँ आपकी 14 डिग्री है, 14 डिग्री से। और कहाँ देखिए बोला है ना कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि ये जो साउथ पार्ट है आपका इंडिया का, यहाँ से प्रभावित होती है, ठीक ना। तो आपको यही 2-4 पॉइंट नोट करने हैं कि जो पूर्वी जेट धारा, अब ये पूर्व की तरफ से आ रही है तो ये पूर्वी जेट धारा हो गई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। और ये जो जेट धाराएं थी जो हमने अभी पढ़ी थी वो पश्चिम से आ रही थी, तो इनको पश्चिमी जेट धाराएं कहा गया था। पश्चिमी जेट धाराओं की वजह से बारिश होती है, क्योंकि भूमध्य सागर और ये इस एरिया से जलवाष्प उठा ले आती हैं आते वक्त और यहाँ बारिश करती हैं, ठीक है। गर्मियों में जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं, गर्मियों में ये हिमालय पर्वत के उत्तर में होती हैं और सर्दियों में ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में यानी कि इंडिया के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे जब हम इंडियन मानसून को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ भारत की जलवायु को प्रभावित वाले कारकों के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी जेट धाराएं समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिएगा भाई, ये जेट धाराएं होगी तो अब ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और पढ़ लीजिए, ये क्या चीज़ है। तो सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आते, जो मैंने अभी आपको बताया यही चीज़ है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये है और यहाँ से जो जेट धाराएं अपने साथ आ रही हैं तो ये इन विक्षोभ के कारण यहाँ बारिश होती है, वही पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है। समझ जाइएगा इस बात को। भूमध्य सागर, डेड सी वगैरह जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये पानी की जो जगह है, यहाँ जब पानी जलवाष्प बनता रहता है, बल्कि वाष्पित होता है, तो वो ऊपर हवा ऊपर भाई कहाँ जाएगा, वाष्प बन के ऊपर ही तो आकाश में ही तो पहुँच रहा है ना। वहाँ से जो हवाएं आती हैं अपने साथ उनको ले आती हैं और यहाँ बल्कि इस एरिया में, सारे एरिया में बारिश होती है भाई यहाँ, तो उसमें इंडिया भी इंक्लूड हो जाता है। इंडिया का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी एरिया उसमें शामिल हो जाता है। और उसके आगे इसमें ये बताया गया है कि ये तो हो गया पश्चिमी विक्षोभ, प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि वहाँ बारिश होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी आता है तथा पूर्वी प्रवाह के, एक मिनट इसको डिलीट कर दो ना, दिखाई नहीं देगा। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अब वो तो थे उपोषण में, ठीक है ना, क्योंकि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कौन सा था, उपोषण एरिया में था। अब चल रही है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का नाम आते आप समझ जाया कीजिए, कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया। तो महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं, ठीक है ना। ये मानसून के जो महीने होते हैं वहाँ जब उस टाइम तो ये विक्षोभ आते ही हैं, बल्कि बारिश होती है, ये चक्रवात आते हैं। उसके अलावा भी ये अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा दिए गए विनाश के बारे में पढ़ा है, सुना होगा। तब इस चीज़ को एक बार और समझ लेते हैं। बुक यहाँ मैप पर देखिए, अब ये पूर्वी विक्षोभ बताया गया है। ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती मानसून। उष्ण कटिबंध का मतलब हो जाता है इस एरिया में, देखिए ये जो एरिया है ये विषुवत वृत्त है, ये कर्क रेखा है। अब इंडिया से तो कर्क रेखा जाती है, तो ये कर्क से और मकर रेखा के बीच में यानी विषुवत वृत्त भी और नीचे वाला ये एरिया भी, तो ये सब क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय एरिया है, उष्ण कटिबंध जोन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जब ये इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ से भी जेट धाराएं आ रही हैं, तो यहाँ से भी
इस एरिया में जब उष्णकटिबंधीय एरिया है, यहाँ भी चक्रवाती मतलब कि मानसून के बाद भी यहाँ अक्टूबर और नवंबर में इस एरिया में चक्रवात आते हैं। हमने सुना नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी से चक्रवात बनते हैं। वो चक्रवात क्यों बनते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वही बता देती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि हवाएं हमेशा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है और जमीन पर हमेशा लो प्रेशर मिलेगा, आपको ये ध्यान रखिएगा। हाई प्रेशर हमेशा पानी पर मिलता है, क्योंकि पानी जो है वहीं पर तो ठंड मतलब कि जल वाष्प वगैरह बनते हैं ना, तो यहाँ हमेशा हाई प्रेशर होता है। अब यहाँ से भी हवाएं चल रही हैं। अब एक बात देखिए, पानी पर तो हाई प्रेशर है और जमीन पर लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं इधर आ रही है, यहाँ से हवाएं इधर आ रही है, यहाँ से हवाएं इधर आ रही हैं। जब तीनों तरह की हवाएं यहाँ प्रेशर बनाएंगी तो यहाँ एक तरह से साइक्लोन बनते हैं, चक्रवात बनते हैं, जिसको हिंदी में हम चक्रवात कहते हैं। और वो चक्रवात फिर जब घूमते, ये हवाएं घूमती हैं, अब ये क्या होंगी, हमेशा जो ये लो प्रेशर से जो हवाएं आ रही हैं, ये क्या होती है, खाली एकदम से, मतलब कि इनके अंदर कुछ नहीं होता है। लो प्रेशर से कब, जब ऊपर से, अब ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ये सब साइड तो हाई प्रेशर पर कर जाएंगी ना। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है सरफेस पर, ये ध्यान रखिएगा। सरफेस पर अगर जब इनमें पानी हो जाएगा ना, सरफेस पर जब यहाँ से हवाएं भर जाएंगी तो वो इधर चलेंगी, ठीक। पर जब ये ही हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद ये कहाँ बैठेंगी, हमेशा हाई प्रेशर पर बैठेंगी। और हाई प्रेशर पर ये हवाएं आती हैं तो फिर ये हवाएं यहाँ चक्रवात बनाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से जब ये चक्रवात बनता है तो ये हमारे इस कोस्टल एरिया पर बारिश होती है और चक्रवात से मतलब नुकसान होता है, तूफान आते हैं ना चक्रवात, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आपके इस जो डू यू नो का फैक्ट दिया गया था, या ये जो बताया गया था, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के साथ साथ यहाँ पूर्वी विक्षोभ भी बताया गया है। ये देखिएगा, यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसून महीने के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो पश्चिमी चक्रवात है। पश्चिमी चक्रवात भारत के उत्तर में यहाँ इफेक्ट डालेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ उठेगा और आपके यहाँ इस जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर इफेक्ट डालेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भारतीय मॉनसून पर। वो तो हमने पढ़ा था कि भारत की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक, जिसके अंदर हमने वायु दाब और पवनों को पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मॉनसून कि भारत में जो मॉनसून है वो क्यों बनती है। भाई हम देखते हैं भारत में हमेशा बारिश, भाई जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है, जून के अंदर ही जुलाई में बारिश होती है, तो क्यों होती है भाई, ऐसा क्यों है कि जून जुलाई में बारिश हो, बाकी टाइम क्यों नहीं होती है। या भारत की जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहा गया, तो वो मानसून क्या है, हम उस चीज़ को इसमें पढ़ेंगे। देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। किसने सबसे पहले ध्यान दिया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नाविकों ने, ठीक है ना, भारत आने वाले नाविकों ने। अब क्यों दिया वो भी हम पढ़ते हैं। देखिए, पवन की तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, ठीक है ना। और अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। अब इसी चीज़ को हम एक बार मैप पर जाके समझते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि अब हवाएं, हमें पता है कि हवाएं कब कैसे चलती हैं, कि सर्दियों में तो हवाएं हमेशा ऐसे चलती हैं, देखा ना, सर्दियों में हवाएं ऐसे चल रही थी, सर्दियों में हवाएं ऐसे चलती है और गर्मियों में हवाओं की डायरेक्शन बदल जाती है, ऐसे हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं, जब ये सेलर्स आते थे, जो व्यापार करने के लिए विदेशी आते थे, तो वो क्या करते थे भाई, अब उन पहले तो भाई जो शिप्स होती थी, नाव होती थी, उनके पास जो नाव होती थी उनमें क्या होता था, कोई मशीन या कोई टेक्निक्स यूज़ नहीं होती थी ना। जैसे उनकी नाव है, अभी वो आ रहे हैं, तो ये जैसे ये समझिए आप, ये उनकी नाव है, तो वो नाव को इस तरह से उतारेंगे कि जब हवाओं की डायरेक्शन यूँ होगी तो वो नाव जब चलाएंगे अपनी, एक मिनट भाई मेरे से तो नाव ही नहीं बन रही, वो अपनी नाव को ऐसे उतार देंगे तो वो हवाएं अपने साथ ही उसको यहाँ किनारे पर ले आएंगी, ठीक है ना। तो और फिर 2-4 महीने जैसे भी मानसून का मौसम रहता है वो यहाँ खरीदारी करते हैं। और जब मानसून रिट्रीट वापस आता है, ये हवाओं की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है ना जब, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपनी नाव को इंडिया से अपना सामान भर के और अपनी नाव को फिर यहाँ उतार देंगे, फिर उनकी नाव इस डायरेक्शन में अपने आप इधर चल जाएगी। तो इस तरह से जो हवाओं की दिशा है ना, उसको सबसे पहले किसने समझा था, नाविकों ने। जो भारत में आ रहे थे, विदेश से जो नाविक आ रहे थे, उन्होंने समझा था। क्यों, क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा था कि उनको बिना किसी मेहनत मशक्कत के जब हवाएं इस डायरेक्शन में हों तो वो अपनी नाव को इधर ले चलेंगे, और जब हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो अपना सामान ढो के अपने भाई सारी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, यहाँ से खरीदारी कर लेंगे और फिर अपनी नाव को इधर ले आएंगे, ठीक है ना। अब कुछ व्यापारी भाई अरब सागर से, अरब से भी आ रहे थे, अरब से, तो अरब वासियों ने ही
जो ये हवा की जो ये देखा भाई कि हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए उन्होंने इसे मॉनसून का नाम दे दिया कि सीजन, मौसम बदल रहा है हर 3-4 महीने में, सीजन हवाओं के साथ मौसम बदल रहा है। जब हवाओं की डायरेक्शन, एक मिनट, जब हवाओं की डायरेक्शन उन्होंने देखा कि जब हवाओं की डायरेक्शन इधर है भाई, अब हवाओं की डायरेक्शन इधर है, बारिश आने वाली है, बारिश आएगी, तो अब वो इधर आ गए और इन्होंने खूब शॉपिंग करी। जब हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब उन्होंने भाई अब चलो अपने घर चलते हैं, अब बिना मेहनत मशक्क़त की हवाएं जो है वो ही हमें अपने ले चलेंगी, ठीक है ना। तो ये बात समझिएगा कि जो ये सबसे पहले मानसूनी पवनों के बारे में किसको पता चला था, तो नाविकों को पता चला था। चलिए भैया अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, और मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून का प्रभाव, ठीक है ना। और मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अब इन तथ्यों का हमें समझना होगा कि मानसून, भाई भारत में मानसून आता है तो वो जो मानसून बनती है वो उसके पीछे रीजन क्या है ये समझेंगे हम। जल, स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की, पहला पॉइंट तो यही है भाई, ठीक है ना, कि स्थल के, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जो हम पीछे वीडियो में भी पढ़ के आए हैं। एक बार वापस चलते हैं भाई। यहाँ पहला कारण तो यही है कि जो ये जो लैंड एरिया है यहाँ पर क्या होगा, आपका लो प्रेशर होगा, और जो ये समुद्र वाला एरिया है, वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर होगा, ये हमने पढ़ा था, क्यों, क्योंकि समुद्र जो पानी है, पानी की खूबी क्या है भाई, वो बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, उतना ही टाइम वो ठंडा होने में लेता है। और उसी तरह से लैंड क्या है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो वही बात है, तो यहाँ हमेशा हाई प्रेशर रहेगा और यहाँ लो प्रेशर रहेगा। तो क्या होगा फिर, हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी ना, तो हवाओं की डायरेक्शन ये यहाँ हाई प्रेशर, समुद्र से हाई प्रेशर से ये ऐसे यहाँ रहेंगी, लैंड की तरफ रहेंगी, ठीक है ना, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। एक रीजन तो भाई मानसून का ये है। फिर यहाँ से जो हवाएं जाएंगी वो हवाएं अपने साथ जलवाष्प लेके जाएंगी, क्योंकि वाटर बॉडीज के ऊपर हमेशा जलवाष्प बनते हैं, और वो जलवाष्प को अपने साथ लेकर फिर जमीन की तरफ चलेंगे, यानी लैंड की तरफ, अपने इंडिया में। तो यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ बारिश करेंगे। पहला कारण तो है ये मानसून बनने का। एक यही कारण नहीं है, इसके अलावा और भी है, पर एक रीजन इसके अंदर ये आ जाता है। सेकेंड रीजन इसके अंदर दिया गया है, देखिए बी में, कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहा गया है, ITCZ, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसको ITCZ को कहा जाता है। ये है एक बहुत बड़ा रोल है भाई इसका हमारी जो मानसून बनती है उसके अंदर। तो ये जो बताया ना उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसी को इंग्लिश में ITCZ कहा गया। और आपको ITCZ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इंग्लिश की टर्म्स से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। वो हिंदी में भी उसको ITCZ ही डाल देंगे, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो आपको पता होना चाहिए जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो ITCZ के बारे में बताया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से एक बार अपने डायग्राम पर जाके समझेंगे। कि ये कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में जो क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है, यानी कि ITCZ जो है वो गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाता है। कब, गर्मी की ऋतु में। गर्मी की ऋतु में ITCZ जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाता है। यह एक विषुवतीय वृत्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। विषुवत वृत्त से यानी कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर में। इसे मानसून ऋतु में मानसून वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अब इस सारी बात को हम एक बार मैप पे समझते हैं। एक बार पहले तो मैं आपको ITCZ दिखा दूं। ये देखिएगा, थोड़ा छोटा करके समझाऊं। ये जो रीजन दिया गया है, इन्होंने क्या बोला कि ITCZ, पहले तो मैं आपको बताऊं ITCZ होता क्या है। ITCZ वहीं होता है ट्रॉपिकल, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का मतलब हो जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी आ रही है भाई, ये ध्यान रखिएगा। जो ये एरिया है यहाँ क्या है, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा आएगी। तो सूरज की रोशनी जहाँ ज़्यादा आएगी वहीं तो लो प्रेशर बनेगा, ITCZ उष्ण कटिबंधीय कन्वर्जन जो ये बनेगा ना, कन्वर्जन जोन बनेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये जोन अब इन्होंने क्या कहा, शिफ्ट करता है 5 डिग्री उत्तर की तरफ, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है, ये जोन जो है ये शिफ्ट करता है
5 डिग्री उत्तर की तरफ। अब समझिए मेरी बात को, यहाँ जब सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा आ रही है तो ITCZ यहाँ बना, ठीक है। अब जब उत्तर में यानी कि जब गर्मी के मौसम में सूरज क्या हमें पता है 23 डिग्री, जैसे कि यहाँ लगा दीजिए, ये कर्क रेखा आ गई आपकी, ठीक है ना। तो कर्क रेखा पर जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है गर्मियों में, सबको पता है कर्क रेखा पर जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो क्या होता है, मैं 1 मिनट आपको वहाँ समझाती हूँ, यहाँ ही समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए अब ये हमारी अर्थ है और यहाँ ये है 0 डिग्री और ये सन है आपका। तो यहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है कहाँ, 0 डिग्री पर ये बात भी आप सबको मैं पहले भी जो ऋतु परिवर्तन वाला चैप्टर है या पृथ्वी की गतियाँ हैं उस चैप्टर में मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ पृथ्वी की गतियों में, कि उत्तर में यानी कि ये जो आपकी कर्क रेखा है, ओ गॉड 1 मिनट, सारा ही दोबारा बनाना पड़ेगा। ये आपकी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये है आपकी कर्क, ये दक्षिण की तरफ मकर रेखा है और ये आपका सूरज है। सूरज की रोशनी इन्हीं एरियाज़ पर ज़्यादा रहती है। अब आपको ये पता होना चाहिए जब गर्मियों की ऋतु में उत्तरायण होता है, उत्तरायण का मतलब होता है कि सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर डायरेक्ट आती है और इंडिया पर इसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इंडिया उत्तर में ही है, उत्तर दिशा के अंदर ही तो है ना इंडिया, दक्षिण में तो नहीं है इंडिया। तो इंडिया जो है वो अपना इसी रीजन के अंदर आता है, तो इंडिया पर ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट मतलब कि इंडिया पर कौन सी, जो कर्क रेखा है उसी पर जो कोई एक्टिविटीज़ होती हैं उसी का इफेक्ट इंडिया पर पड़ता है। तो ITCZ जो है वो सबसे गर्म एरिया होता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण होता है, तो ये 0 डिग्री के 5 उत्तर में और 5 दक्षिण में, इस एरिया को ITCZ कहा गया है, ITCZ। पर यह भी सरकता है ITCZ, क्यों, क्योंकि जब सूरज की रोशनी मूव करती है, सूरज की रोशनी मूव कैसे करेगी, जब हमारी अर्थ घूमती है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ दोबारा से नहीं बता सकती, ये सब मैं अपने पहले वीडियो में जो पृथ्वी की गतियाँ हैं उसके अंदर अच्छे से मैंने डिफाइन की हुई है, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। पर आपको इतना तो पता होगा कि गर्मियों की ऋतु में, गर्मी जब आती है तो गर्मियों में सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर होती है और सर्दियों में सूरज की रोशनी मकर रेखा पर होती है, ये ध्यान रखिएगा। जब गर्मियों में सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर होगी तो तो सीधी हीट यहाँ आएगी ना, यहाँ, तो जो ITCZ यहाँ था अब वो यहाँ से सरक कर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपका जो ITCZ है वो यहाँ आ जाएगा, ITCZ यहाँ आ गया क्योंकि गर्मी यहाँ ज़्यादा हो रही है। और जब ITCZ यहाँ आ गया है तो क्या होगा, लो प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ गर्मी होगी वहाँ, यानी कि इंडिया के गंगा के मैदानों में, यानी कि उत्तरी मैदानों में, इंडिया के लैंड पार्ट पर, ठीक है ना। यही ITCZ है। इसको हम एक बार यहाँ अच्छे से आपको समझाती हूँ, देखिए दोबारा से थोड़ा सा। भाई ITCZ यहाँ बन रहा है 5 डिग्री, 0 डिग्री के 5 उत्तर 5 दक्षिण, सीधी सी बात है, 5 उत्तर और 5 दक्षिण, 0 यहाँ बनता है ITCZ। अब सूरज की रोशनी जब यहाँ सीधी थी, अब सूरज की रोशनी गर्मियों में आ गई कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर आ गई, तो अब ITCZ सरक जाएगा, क्यों, क्योंकि गर्मी जहाँ ज़्यादा है वहीं ITCZ है। भाई जहाँ गर्मी होगी ना वहीं ITCZ चलेगा, सीधी सी बात है। तो अब ITCZ यहाँ आ गया, अब यहाँ आए तो देखिए अपना इंडिया कवर हो गया ना ITCZ के अंदर। तो यानी कि इस एरिया पर लो प्रेशर बन गया। ITCZ बहुत गर्म हीटेड एरिया को कहा गया है और जहाँ गर्म और हीट होगी वहाँ लो प्रेशर बनेगा। अब जब यहाँ लो प्रेशर बन रहा है तो आप समझिए फिर जो यहाँ फिर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, और यहाँ से हवाएं कहाँ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ। तो एक ये भी रीजन है मॉनसून का, ठीक है ना, कि मॉनसून गर्मियों में इस रीजन में भी इसी वजह से आता है। तो यहाँ से जब ये हवाएं जाएंगी तो अपने साथ क्या करेंगे, ये भी फिर भाई खाली तो नहीं भागेंगी, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर गई तो ये अपने साथ क्या करेंगी, समुद्र के ऊपर से जा रही है, यहाँ इन्हें जलवाष्प मिलेगा और जलवाष्प मिलेगा तो ये बादल बनाएंगे, अपने साथ पानी को लेके जाएंगे और फिर आगे जाके बारिश करेंगी। ये आपका ITCZ आपको समझ आ गया होगा। अब उसके आगे चलते हैं भाई, और क्या दे रखा है इन्होंने। अब तीसरा रीजन इन्होंने दिया है हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। और वो कुछ दिया है क्या ऊपर, हाँ जी, और इस दाब वाले क्षेत्र में स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यानी कि इस उच्च दाब वाले क्षेत्र से, सीधी सी बात है, उच्च दाब बनेगा तो वो कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर बन रहा है, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर, और लो प्रेशर की तरफ भागेगा यानी इंडिया की तरफ भागेगा, तो भारतीय मानसून को क्या करेगा, और भी ज़्यादा प्रभावित करेगा। इस चीज़ को और समझ लेते हैं भाई। ये आपका अब यहाँ देखिएगा,
नहीं मिट रहा भाई, 1 मिनट, दूसरे मैप में दिखाते हैं यहाँ। अब आप देखिए, ये है आपका मेडागास्कर, ये वाला एरिया क्या है, मेडागास्कर। इन्होंने क्या कहा है, मेडागास्कर में क्या होता है, 20 डिग्री, कहाँ, मेडागास्कर में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है। अब ये 0 है, ये दक्षिण है। पहले आपको इन सब चीज़ों की अच्छी से समझ होनी चाहिए भाई। ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर भाग है ना, क्योंकि 0 आगे तो इसने हाफ बांट दिया ना। तो ये मेडागास्कर आपका दक्षिण के 20 डिग्री पर है, समझ गए, 20 डिग्री यहाँ है, ये 20 डिग्री है। तो यहाँ आपका मेडागास्कर आ गया, क्या आ गया, मेडागास्कर, मेडागास्कर है, ये समझिए। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उच्च दाब बनती है, हाई प्रेशर बनता है यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर। अब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हवाएं कहाँ जाएंगी भाई, पहले से ऑलरेडी यहाँ हमारा लो प्रेशर बन रहा था। क्यों, क्योंकि जमीन गर्म होती है। एक लेयर तो ये होगी लो प्रेशर की। दूसरा लो प्रेशर कैसे बना कि भाई ITCZ आ गया, तो लो प्रेशर और भी ज़्यादा मजबूत हो गया लो प्रेशर यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ हाई प्रेशर है, तो अब लो प्रेशर जहाँ ज़्यादा मजबूत होगा, हाई प्रेशर से हवाएं भी वहीं चलेंगी। तो मॉनसून का तीसरा रीज़न ये हो गया कि यहाँ से हवाएं हमेशा, जब बारिश आती है हमारी भारत के अंदर जो लैंड एरिया है वहाँ बारिश होती है, तो वो यहाँ से हवाओं को कैसे मजबूत कर रही है, कैसे एक हाई प्रेशर मतलब लो प्रेशर मजबूत हो रहा है और हाई प्रेशर से सभी एयर उधर भाग रही हैं। तो ये तीसरा रीज़न है मेडागास्कर, ठीक है। अब हम चौथे रीजन को पढ़ते हैं भाई, वापस चलते हैं भाई वहीं। अब यहाँ देखिए, अब ये एक चीज़ और बोल रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, ये आपका एक चीज़ और दिया कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र के तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, इसको भी समझते हैं। ये यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो आपका ये तिब्बत का पठार है, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ITCZ उधर चला जाता है। और एक बात और, जो तिब्बत का पठार वाला एरिया है ये, अब ये 9 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपका हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत के साथ लगता हुआ ये आपका तिब्बत का पठार है। और ये भी ऊंचाई पर पठार है, ये चोटियां नहीं है। यहाँ पठार आपको पता है मेज की शेप में होता है, और इसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर बताई गई है। तो यानी कि ये जमीन से 9 किलोमीटर ऊंचा है, तो ये और भी जल्दी गर्म होगा। ये ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर ही बनेगा ना, और भी ज़्यादा। तो ये जब तिब्बत का पठार गर्म होगा तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो एक रीजन ये बन जाता है, यहाँ से हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि जितना लो प्रेशर टाइट होगा, मजबूत होगा, उतना ही अपनी तरफ वो जो हवाओं को खींचेगा। और कौन सी, नम हवाओं को, ठीक है ना, जिनके अंदर नमी होगी। और ये हवाएं यहाँ से सारी जो ये, अब ये रीजन तो ठंडा है, ठंडा रीजन, और यहाँ से जो हवाएं हैं ये सभी इधर की तरफ दौड़ेंगी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेंगी। अच्छा जी, अब आपका और देखते हैं अभी क्या रहता है। अभी हमने देख लिया अभी तिब्बत का पठार कैसे इफेक्ट डाल रहा है भाई, वो गर्म हो जाता है तो वो लो प्रेशर का निर्माण कर रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराएं। अब वो जेट धाराओं वाला टॉपिक आ गया कि जो उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अभी जब हम जेट धाराएं पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो सर्दी की ऋतु में जेट धाराएं हमेशा क्या होती है, इंडिया की तरफ बहती हैं। सर्दी की ऋतु में जेट धाराएं यहाँ से बह रही हैं, पर गर्मियों में वो जेट धाराएं कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, इधर तिब्बत के पठार की तरफ चलने लगती हैं। इंडिया को छोड़ के तिब्बत के पठार की तरफ चलने लगती है। मान लीजिए ये है इंडिया का पर्वत, तो ये उधर चली जाती हैं। अब ये उधर क्यों जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, यानी कि गर्मी बनती जा रही है, तो क्या होता है, यहाँ से हवाएं और ऊपर उठ रही हैं, और वो हवाएं और ऊपर उठेंगी तो इन जेट धाराओं को धकेल देती हैं। और जब ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है तो ये जेट धाराएं हिमालय से ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पर हो जाती हैं, तो ये उधर धकेली जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जेट धाराएं जो है वो गर्मी की ऋतु में इंडिया में नहीं बहेंगी, वो इंडिया में हिमालय पर्वत के उत्तर में चली जाएंगी। सिर्फ सर्दी में जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं वो इंडिया के जो पश्चिमी इंडिया से यहाँ से जो आपका हिमालय पर्वत है इसके दक्षिण से जाएंगी सर्दी में, और आपके यहाँ बारिश करवाती हैं। तो जेट धाराओं का कंसेप्ट इसके अंदर दिया गया था, वो सब आपका क्लियर हो गया कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के, इसमें यही बात की गई है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है।
अब ये आपका ITCZ और ये सब चीज़ आपको समझ आ गई। ITCZ जो ये उष्ण अंत है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, इसी को इंग्लिश में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ कहा गया है। इस टर्म को याद कर लीजिएगा, पता नहीं एग्जाम में इंग्लिश में आ जाए या हिंदी में। इसके बाद ये विषुवतीय अक्षांश में विषुवत ग्रत और निम्न दाब का क्षेत्र होते हैं। यहीं पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यही अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के ऊपर लगभग समानांतर होता है। लेकिन सूर्य की आभासी गति, अब सूर्य की आभासी गति का मतलब यही है कि सूरज की रोशनी जब हमारी अर्थ पे 0 डिग्री से सरक कर कर्क रेखा पर डायरेक्ट जाती है तो वो जो ITCZ है वो भी यहाँ सरक जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें हैं। और जब मकर रेखा पर आती है तो वो ITCZ मकर रेखा पर आ जाएगा। जब दक्षिण अयनात होता है तो सूरज की रोशनी कहाँ होती है? मकर रेखा पर। मकर रेखा दक्षिण में है और दक्षिण अयनात का मतलब है सूरज की रोशनी दक्षिणी गोलार्ध पर आना। और उत्तर अयनात होता है तब क्या होती है? सूरज की रोशनी मकर रेखा पर होती है। तो यहाँ जो इसमें बताया है कि जो ITCZ है वो आपका सूर्य के आभासी गति के कारण उत्तर या दक्षिण की तरफ खिसक जाता है। ठीक है ना, उत्तर में कब हमारे इंडिया पर जब इफेक्ट डालेगा जब वो उत्तर की तरफ खिसकेगा। ठीक है, चलिए भाई अब आगे। इसके अतिरिक्त अब एक पॉइंट और इसके अंदर दिया गया है भाई कि और भी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। तो इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मॉनसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे एल नीनो। आपने काफ़ी सुना होगा एल नीनो क्या है, तो वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे कि एल नीनो किस तरह से भारत की जो मॉनसून है उस पर इफेक्ट डालता है। तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और दाब की अवस्था में अब इन सब चीज़ों को हम भाई मैप पर ही पढ़ते हैं, इनमें ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा। अब हम यहाँ ये सब चीज़ें पढ़ेंगे भाई। ये है आपके महासागरीय धाराएं जिनको ओशन करंट्स बोलते हैं, जो हम पढ़ते आए हैं अब तक, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, तो उनको इस चीज़ के अंदर वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जलधाराएं कैसे चलती हैं भाई। अब ये समुद्र का पानी है। अब ये जो दिखा रखी है ना, ये ऑरेंज जो रेड कलर में दिखा रखी है, सॉरी कलर ही चेंज करना पड़ेगा। ये जो ब्लू कलर में शो कर रखे हैं ये है आपकी गर्म जलधाराएं। ठीक है ना, सॉरी ठंडी कोल्ड जलधाराएं हैं। जो ब्लू कलर में शो कर रखे हैं ये आपकी ठंडी जलधाराएं हैं और जो रेड कलर में शो कर रखे हैं ये आपकी गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है अब एक बात समझिएगा कि जो ये समुद्र है हमारे, देखिए ये जो महासागर हैं ये सारे साउथ की तरफ यानी दक्षिण में आपके सारे महासागर आपस में कनेक्टेड हैं। सारे महासागर कनेक्टेड है। और ऊपर जो आपका नॉर्थ में यानी उत्तर की तरफ जो ये है, यहाँ क्या है, ज़मीनी एरिया ज़्यादा है। उत्तर में ज़मीनी एरिया ज़्यादा है और ज़मीन ज़्यादा टच कर रही है आपस में। और दक्षिण में क्या है, समुद्र का एरिया ज़्यादा है। और ये आपका पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, और फिर ये वापस प्रशांत आ जाता है क्योंकि ये अर्थ का जो मैप इसको काट रखा है, वरना इसको फोल्ड करते हैं तो ये इधर से और इधर से आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए ये इधर से और ये इधर से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपका प्रशांत महासागर, ये भी आपका प्रशांत महासागर, ये आपका हिंद महासागर और ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये देखिए ये सारे महासागर आपस में क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि इनकी जलधाराएं भी एक दूसरे पर इफेक्ट डालती हैं। ये सारी जलधाराएं क्या करती हैं, इस पर इफेक्ट डालती हैं। तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं। अब हमारा जो काम है, जो हमारे मॉनसून पर जो इफेक्ट डालती है जलधारा या एल नीनो बनता है, वो कैसे बनता है वो सब चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हमारा इफेक्ट डालेगा जो पेरू की जलधारा है ना, ये वाली जलधारा, इसी का मेन इफेक्ट है। अभी इसमें पहले क्या बताया है कि ये जो जलधारा यहाँ दिखाई गई है ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी है। अब हवाएं हमें पता है ऐसे चलती हैं, है ना, हवाएं ऐसे ही चलती है ना। ये जो 0 डिग्री है इसके यहाँ से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था हमारे पिछले वीडियोस में कि हवाएं क्या होती हैं, सीधी चलती हैं, यानी कि यहाँ जो है हाई प्रेशर होता है और इक्वेटर पर लो प्रेशर होता है, तो ये यहाँ से इधर चलती है। पर रीज़न क्या है कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो कॉरियोलिस बल लगता है, तो उसकी वजह से ये हवाएं थोड़ी टिल्ट हो जाती हैं, ऐसे सीधी ना आके इस तरह से टिल्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी झुकाव आ जाता है, मुड़ जाती है, ऐसे
ऐसे आ जाती हैं हवाएं। अब जब हवाएं ऐसे चलेंगी तो समुद्र के पानी को, अब ये यहाँ समुद्र का पानी है तो इस पानी को वो हवाएं आगे धकेल लेंगी। अब वो धकेलती है ना हवाएं, तभी तो पानी में मूवमेंट होती है ना। पानी के अंदर ऐसे थोड़ी खुद ही कुछ बिजली करंट वगैरह चल रहे हैं कि उसी से पानी घूमने लग जाएगा। हवाओं की वजह से पानी आगे बढ़ता है और पानी आगे फिर पानी को धकेलता है और वो मूव करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पानी की मूवमेंट कैसे होती है भाई? हवाओं से। अब हवाओं का जो प्रेशर बन रहा है वो घूम रहा है पानी, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से चल रहा है गर्म। इक्वेटर के पास क्या होगा भाई? इक्वेटर है 0 डिग्री है, यानी पानी गर्म मिलेगा। तो गर्म पानी यहाँ आगे जाएगा। मैं गर्म पानी के लिए भाई लाल रंग शो कर देती हूँ। तो यहाँ से पानी गर्म होगा, आगे जाएगा, और फिर ये जो यहाँ दिखा रखी ना ये करंट, यही करंट है क्योंकि इसको काट रखा है। तो ये धारा फिर आगे ऐसे बढ़ेगी और ये गर्म रहेगी। फिर यहाँ नीचे आते आते क्या हो जाएगी? ये ठंडी हो जाएगी। नीचे भाई ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मुझे बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा। ये नीचे यहाँ ठंडी हो जाएंगी, फिर यहाँ पानी ऐसे चलेगा, ये फिर ये क्या रहेंगी? यहाँ ठंडी धाराएं रहेंगी, ठंडी धाराएं रहेंगी। फिर ये इधर आके फिर ये गर्म होने लगेंगी क्योंकि पानी एरिया ये गर्म है, क्योंकि यहाँ अब आपने देखा होगा यहाँ रेगिस्तान है। पेरू के जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर रेगिस्तान है, एरिया गर्म है पर जलधाराएं ठंडी हैं। जलधाराएं ठंडी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से ये गर्म जलधाराएं आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ ठंडी हो जाएंगी। फिर ये पानी आगे धक्का मारेगा तो वो जलधाराएं यहाँ ठंडी रहेंगी, ठीक है ना। पानी जब धक्का लगाता है तो ठंडा पानी आगे बढ़ता है। अभी ठंडा पानी आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा? अब यहाँ से जैसे चल रही है तो गर्म जल यहाँ से गई, धीरे 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 गर्म हो गई, गर्म हो गया पानी, यहाँ गर्म आ गया। फिर यहाँ पानी क्या हो गया? आपका पानी यहाँ हो गया ठंडा, और ये इसको धक्का मार रहा है तो ये आगे ठंडा पानी ही जाएगा, यहाँ आके गर्म होने लगेगा। तो यहाँ जो है ना, यहाँ आपका क्या रहेगा? ठंडा पानी है तो यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ लो प्रेशर रहेगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी? ऐसे चलेंगी। ये सब चीज़ें क्या है? ये एक नॉर्मल मतलब कि हमेशा चलता रहता है ऐसे ही। समुद्रों में हमेशा ऐसे ही चलता रहता है कि ये ठंडी जलधारा है, फिर ये आगे बढ़ती गई, गर्म जलधारा है, फिर ठंडे में मिल गया आगे ठंडी जलधारा है। इस तरह से ये नॉर्मल चलता रहता है। जब एक नॉर्मल सीजन होते हैं तो ऐसे ही चलता रहता है, पर कभी कभी इनमें चेंज आता है, वो ही एल नीनो है, जब कभी कभी चेंज आता है। तो एल नीनो के अंदर इसमें बताया गया है कि ये देखिए यहाँ इसे ही आपका दक्षिणी दोलन और एल नीनो कहा गया है। तो वो सारी कहानी मैं आपको इस मैप में ही समझा देती हूँ, आपको बुक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसमें बताया गया कि कभी कभी क्या होता है, मौसम इस तरह से चेंज होता है कि मौसम में बदलाव होता है, सूरज की हीट कम मिलती है, रोशनी यहाँ कम आती है। तो यहाँ क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी, मतलब कि ज़्यादा हाई प्रेशर जो है वो यहाँ नहीं बनता है। यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है यहाँ। और जो ये एरिया दिखाया गया है गर्म, यहाँ भी लो प्रेशर रहता है, क्योंकि ये एरिया समझ लीजिए आप। यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया जो इधर दिखा रखा है मैंने, वो यहाँ शो कर दिया समझाने के लिए। तो यहाँ भी आपका लो प्रेशर बन रहा है। अब जब दो लो प्रेशर हैं तो हवाएं ज़्यादा, यहाँ की हवाएं यहीं मूव करेंगी और यहाँ की हवाएं यहीं मूव कर जाएंगी। तो ये हवाएं यहीं मूव करेंगी और यहाँ जो जलवाष्प बनेंगे यहीं बारिश होती रहेगी। ये ऐसा होता है कभी कभी। और फिर क्या होगा? ये जो धारा है ये इधर चलेगी, क्योंकि इधर नहीं चलेगी, प्रेशर ज़्यादा नहीं है, है ना। प्रेशर ज़्यादा नहीं है, ये समझिएगा कि यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर जो मैं ये शो कर रही हूँ, ये मैं आपका ये वाला शो कर रही हूँ, सॉरी लो प्रेशर लिखना था, हाई लिख दिया। यहाँ भी लो प्रेशर है और यहाँ भी लो प्रेशर है, ठीक है ना। अब ये जो लो प्रेशर यहाँ शो किया ना गर्म, ये यहाँ वो ही लो प्रेशर में दिखा रही हूँ। तो अब ये लो प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर है, तो हवाएं कहीं भी ज़्यादा मजबूती से खिंचाव नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों जगह हल्के लो प्रेशर है। तो ये जो धाराएं हैं, अब ये हवाओं से तो इधर बह रही थी ना, अब हवाएं इधर ना बह के, अब ये जो हवाएं है वो इधर ना बह के ऐसे रिवर्सल हो जाएगी, इधर बहेगी, ठीक है ना। और जब ये इधर बहेगी तो ये गर्म जलधारा बन जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पानी गर्म है। जब ये गर्म पानी इस ठंडे पानी से गुजर रहा था तो यहाँ ठंडी गर्म जलधारा ऐसे आ रही थी ठंडी, पर अब वो सब नहीं आकर ये जलधारा जो एक गर्म पानी की जलधारा वो यहीं चेंज ऐसे आएगी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ गर्म के लिए। अब ये हो गई गर्म जलधारा, ठीक है ना। अब ये इधर गर्म जलधारा आएगी, तो ये ही जब ये जो ठंडी जलधारा है यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर बनना और ठंडी जलधारा का गर्म में चेंज होना ना, ये ही एल नीनो है। अब ये गर्म जलधारा आएगी, अब पानी आपस में कनेक्टेड है तो ये गर्म पानी आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ भी गर्म हो जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा और यहाँ भी गर्म हो जाएगा। अब जब ये गर्म पानी आगे बढ़ता जाएगा तो जो हमने ये मेडागास्कर पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ फिर जब गर्म पानी आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ
यहाँ आपका लो प्रेशर हो जाएगा और इसकी वजह से इंडिया में जो मॉनसून जाता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर बनता था। मेडागास्कर के अंदर जब हाई प्रेशर बनता था तभी तो हवाएं हाई प्रेशर टू यहाँ जो लो प्रेशर होता था यहाँ चलती थी। पर अब यहाँ क्या हो गया है, मेडागास्कर में तो लो प्रेशर बन गया है, तो हवाएं अब उधर इतनी ज़्यादा नहीं जाएंगी, तो उससे हमारे इंडिया के मॉनसून पर इफ़ेक्ट आएगा, इंडिया में कम बारिश होगी। ठीक है, बस यही बात समझानी थी। ये जो पानी की जलधाराएं हैं इनका जो इफेक्ट होता है इसी को अल नीनो या दक्षिणी दोलन, क्योंकि दक्षिणी एरिया है समुद्र का, जो दक्षिणी एरिया है इसमें दक्षिणी दोलन कहा गया है। ठीक है ना, इसी में यही सब चीज़ें आपके एल नीनो के अंदर बताई गई। ये शायद आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमें क्या करना है, हमें 9th-10th का एग्ज़ाम नहीं देना, हमें टीचिंग का एग्ज़ाम देना है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। 1 मिनट, हम वापस अपने चैप्टर पर वहीं चलते हैं भाई। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये देखिए, अब इसको एक बार पढ़ेंगे तो शायद समझ आ जाए कि सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी महासागर, तो हमने ये जो पढ़ा था कि दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में जो हमने देखा था, उसके पूर्वी भाग में क्या बन रहा था, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बन रहा था, है ना, उच्च दाब बन रही थी तो हाई प्रेशर बन रहा था। और हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब बन रहा था, यानी कि लो प्रेशर बन गया। अब हमने देखा कि जैसे मेडागास्कर हिंद महासागर में वहाँ क्या था, हाई प्रेशर बन रहा था, पर अब वहाँ क्या बना दिया, निम्न दाब बन गया। ठीक है ना, तो ये चेंज हो गई। तो ये चेंज होने से क्या हो गया कि वो एल नीनो में बदल गया है, उसी को एल नीनो कहा गया है। ये सब जो इसमें लिख रखा है ना, वो सब यही चीज़ें इसमें लिख रखी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना, अगर अब वही है कि इसी मतलब कि अगर दाब का अंत ऋणात्मक है यानी औसत से कम है तो विलंब मॉनसून क्या होगा, कमजोर होगा। अगर एल नीनो बनता है तो मौसम मतलब कि क्या होगा कि मॉनसून जो आएगा वो कम होगा, बारिश कम होगी। ठीक है ना, मॉनसून आने में देरी होगी। एल नीनो दक्षिणी दोलन इसी चीज से जुड़ा हुआ है, एक गर्म समुद्री जलधारा। आप समझ लीजिए एल नीनो क्या है, एक गर्म समुद्री जलधारा है। 1 मिनट, हाँ जी आगे चलते हैं, ये सब आगे दिया हुआ है। यहाँ एक एल नीनो क्या है, जैसे हमने देखा था पेरू के पास, अभी हमने मैप में देखा था, पेरू के पास जो करंट बनता है, जो गर्म जलधाराएं हैं वो ठंडी जलधाराएं किस में चेंज हो जाती है, गर्म जलधारा में। तो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। कौन सी, गर्म जलधारा, पीछे दिया गया था गर्म जलधारा। समुद्र की एक गर्म जलधारा 2 या 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष का अंतराल में, 2 या 5 वर्ष के अंतराल में वो गर्म जलधारा मतलब कि ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था भी, ऐसी कुछ कंडीशंस बनती हैं कि जो पेरू के पास जो गर्म जलधारा थी वो क्या हो जाती है, ठंडी। वही चीज़ें हैं भाई, दोबारा एक बार बता देती हूँ। अगर आपको ये जो पेरू का एरिया है, ये जो ठंडी जलधारा दिखा रखी है ब्लू कलर में, ये क्या हो जाती है, गर्म जलधारा बन जाती है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। वो इधर बहने की बजाय किधर बहने लग जाती है, वो ऐसे बहने लग जाती है। और उसी का इफेक्ट, गर्म है पानी, अब ये गर्म पानी इधर आएगा, इसको गर्म करेगा, सारा पानी जुड़ा हुआ इंटरकनेक्ट होते 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 तो ये सब ठंडा गर्म हो जाता है। और यहाँ जो मेडागास्कर में फिर क्या आपका लो प्रेशर बन जाता है, जो पहले से जब हमने पढ़ा था मेडागास्कर में हाई प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। और इसी से जो ये हवाएं जाती थी लो प्रेशर की तरफ, इन हवाओं का भाई, अब यहाँ अभी लो प्रेशर है तो लो प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं कभी नहीं चलती, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं हवाएं। तो बस यही आपका एल नीनो में बताया गया है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए एल नीनो या दक्षिणी दोलन ये क्या है। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, गर्म ठंडी जो पेरू की ठंडी जलधारा है वो गर्म जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है 2 से 5 वर्ष के अंदर, और वो ही आपकी एल नीनो है। ये जो यहाँ दिया गया है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एल नीनो ठंडी पेरू की जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर यानी कि साल 2-4 साल में एक आध बार होता है ऐसा, तो वो अस्थायी तौर पर है। जलधारा के विकास को ही एल नीनो का नाम दिया गया है। ठंडी पेरू की ठंडी जलधारा के जगह गर्म जलधारा का विकास हो जाता है अस्थायी तौर पर, वो ही एल नीनो है। एल नीनो क्या है, एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा बेबी क्राइस्ट। ये सब चीज़ें आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अब आपके इंडिया में मॉनसून के आगमन के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉनसून का आगमन और वापसी, भाई मॉनसून आ रहा है और वापस जा रहा है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। जैसे कि वैसे तो हवाएं साल भर चलती हैं, पर मॉनसूनी पवनें एक फिक्स टाइम में चलती है ना, तो वो चीज़ें बताइए। लेकिन ये क्या है, प्रकृति इनकी संपदमान
प्रकृति होती है, यानी कि कभी कुछ टाइम के लिए आती है, 2 महीने 4 महीने के लिए। तो अभी उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मॉनसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक, यानी कि जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के मिड तक, बीच तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है, यानी कि भाई मानसून में ऐसा तो नहीं कि रोज कंटिन्यू बारिश होती है, तो कभी तेज कभी कम ऐसे चलती रहती है ना बारिश, कभी हो गई 2 दिन ना हुई फिर हो रही है, या ऐसा तो नहीं है कि 100 से 120 दिन तक बारिश होती रहेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पर हाँ, जब ऐसा होता है भाई मानसून आया तो थोड़ी बहुत बारिश हुई, फिर जब मानसून का जब एकदम जोर होता है तो उस टाइम क्या होता है, मानसून प्रस्फोट, यानी कि मानसून का फटना बोलते हैं। जब कई दिन लगातार हम बोलते हैं झड़ लग गया भाई, बूंदाबांदी हो रही है, तो वो सब चीज़ें हैं कि मानसून का प्रस्फोट हो जाता है, फटना उसको कहते हैं, जब कंटिन्यू अच्छी तेज़ बारिश होती है, ठीक है ना। 2-4 दिन कई दिन तक आसमान साफ नहीं होता है, बारिश बादल बने रहते हैं, रिमझिम थोड़ी, कभी तेज़ कभी थोड़ी, इस तरह से बारिश कंटिन्यू चलती रहती है। उसे क्या कहते हैं, मानसून का फटना या प्रस्फोट कहते हैं। इससे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। पूर्व बौछार यानी कि मानसून आने से पहले जब कुछ थोड़ी बहुत छुटपुट बारिश होती है ना, उसको मानसून में ऐड नहीं कर रहे हैं। मानसून प्रस्फोटन थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अब सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीपों में दक्षिण छोर से प्रवेश करता है और उसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है और ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम से गंगा मैदानों की ओर मुड़ जाती है। अब भाई इस चीज़ को मैं एक बार आपको मैप पे बता देती हूँ। इसमें तो भाई मैप नहीं दिया गया है इंडिया का, फिर मैं भी आपको थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करूँगी और क्या करूँ। चलो भाई, मैंने पीडीएफ बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया कि इंडिया का मैप और इंक्लूड करना था, वो नहीं कर पाई मैं। 1 मिनट, यहाँ देखते हैं हम इसे। अब देखिए, अब मानसून चाह रही है भाई, ये मानसून की जो हवाएं चल रही हैं। अब क्या होगा जब मानसून यहाँ से आ रही है, 1 मिनट, तो ये जो हवाएं हैं मानसून की, ये ऐसे एक तो इधर हो जाएगी, 2 शाखाओं में बट गई, एक इधर चली जाएगी, 2 शाखाओं में बट जाएगी। तो इनको क्या कहा गया है, 1 मिनट में आपका उसमें बुक में निकाल लेती हूँ, फिर पढ़ के बताऊंगी। तो 2 शाखाओं में, जैसे अभी मानसून स्टार्ट हो गई तो 2 शाखाओं में बट गई है। यहाँ से हवा ऐसे मुड़ के हो गई भाई। पहली बात तो ये कि यहाँ छोटे अपनी जो ये है पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं, इनकी वजह से पहले यहाँ बारिश करेगी खूब मानसून, और उसके बाद ये मुंबई से इधर से फिर इधर एंटर हो जाएगी भारत के अंदर, ठीक है। और यहाँ से ये चली गई सीधा इस एरिया में बारिश करके, थोड़ा सा अपना इस एरिया में बारिश करके, और यहाँ पहुँच जाएगी जो इंडिया का ये जो एरिया है ना यहाँ, और यहाँ से फिर ये ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी भाई अपना हिमालय पर्वत है, पूर्वी शाखा जो है ना, पूर्व उत्तर पूर्वी एरिया हिमालय का, यहाँ फिर इन पर्वतों से वो यहाँ जो पर्वत है इनसे टकराएगी और यहीं असम में पहुँच जाएगी, असम में बारिश करेगी। तो ये इसमें बताया गया है कि लगभग अरब सागर शाखा क्या है, 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुँचती है, यानी कि 1 जून में यहाँ एंटर होती है, फिर ये 10 दिन लगा लेती है, यहाँ मुंबई पहुँचती है, और मुंबई से फिर ये अंदर एंटर कर जाती है मैदानी एरिया में। और बंगाल खाड़ी की शाखा बताई गई है ये वाली भाई, ये क्या है, ये भी 1 जून तक असम पहुंच जाती है, असम में बारिश करती है, और फिर यहाँ जो पहाड़ों की ऊंचाई है ना यहाँ, तो उनसे टकरा कर ये ऐसे मैदानी एरिया की तरफ मुड़ जाती है, गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। और जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंचने के बाद ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है, और मध्य जून तक अरब सागर शाखा, और मध्य जून तक यानी जून के बीच में यहाँ पर गुजरात में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, इस एरिया में ये पहुँच जाती है, और आपस में फिर ये यहाँ अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों ही गंगा के मैदानों में यहाँ मिल जाती हैं, और उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं, तो यहाँ बारिश करवाती हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा मैप छोटा था इसलिए अच्छे से समझ भी नहीं आया, ऊपर समझने की कोशिश करना। उसके बाद मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा जून के अंतिम सप्ताह में, अब जून के अंतिम सप्ताह में जो मानसूनी वर्षा है वो यानी कि लगभग 29 जून तक, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, यानी कि ये जून और जुलाई के अंदर, जून के लास्ट में और जुलाई में जो ये इंडिया का ये पार्ट है ना, यहाँ इस पार्ट में इसमें खूब बारिश करती है। आपका हरियाणा, राजस्थान, यहाँ बारिश होती है जुलाई तक, ठीक है ना। और फिर हिमाचल प्रदेश और शेष हिस्सों में हर जगह जुलाई तक पहुँच जाती है इंडिया के इस एरिया में, और राजस्थान के सिर्फ यहाँ पूर्वी एरिया में बारिश होती है, राजस्थान का पश्चिमी एरिया में बारिश नहीं होती। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे मानसून रिटर्न करने लगती है, वापस आने लगती है।
तब मानसून यहाँ क्या करेगी, अब ये इंडिया समझ लीजिए, ये पहाड़ है यहाँ, तब यहाँ से मानसून अब वापस मुड़ आने लग गई है, अब वापस आ रही है। और दिसंबर से प्रारंभ तक देश के सभी भागों से, यानी कि दिसंबर शुरू होने से पहले सभी भागों से मानसून वापस आ जाती है। और जो ये हमारे द्वीप समूह है ना, जब मानसून जा रही है तो भी सबसे पहले यहाँ बारिश करेगी, ठीक है ना। और जब ये जो ये एरिया है, ये वाला ये, और सॉरी ये इतनी दूर नहीं है भाई हमारे द्वीप, मैंने गलत बता दिया, ये जो यहाँ द्वीप समूह है यहाँ, और ये जो द्वीप समूह है अरब सागर में यहाँ, तो सबसे पहले जाते वक्त भी बारिश करेगी, यहाँ भी जाते वक्त बारिश करेगी, और जब रिटर्न होकर आएगी तो आते वक्त भी द्वीप समूह पर बारिश होगी। तो सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, हमारे द्वीपों पर, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारे द्वीप समूह पर, ठीक है ना। और दक्षिण के उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के सप्ताह तक मानसून की वापसी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी तक हो जाती है। यानी कि भाई अब मानसून, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब मानसून वापस आ रही है, तो यहाँ से ये अपना भाई मैं थोड़ा सा इंडिया ड्रॉ कर देती हूँ, ये इंडिया से ऐसे मानसून वापस आ रही है। अब ये मानसून जब यहाँ से वापस आ रही है तो ये बंगाल की खाड़ी से भी आएगी, वापस आ रही है ना, रिटर्न कर रही है, यहाँ से भी रिटर्न कर गई। तो जब ये यहाँ से बारिश आ रही है तो ये बंगाल की खाड़ी से जब ये हवाएं आती हैं, मानसून हवाएं, तो ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी कर लेती है, उठा लेती है। और जो तटीय एरिया है ना यहाँ पर, यह आपका केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ पर वो क्या करती हैं, बारिश करती हैं, ये रिटर्निंग मानसून बारिश करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।